हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने सीरीज शुरू की हुई थी एचटेट के रिगार्डिंग और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर भी। अब उस सीरीज़ के अंदर हमने क्या किया था बच्चे, पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने लिविंग वर्ल्ड शुरू किया था, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और सेकंड वीडियो जो थी उसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th का जो चैप्टर है उसको हमने उसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर रहे थे। ठीक है, हमने 57 क्वेश्चंस पिछले पार्ट में डील किए थे। आज जो है 58th क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करेंगे और टोटल 122 क्वेश्चंस यहाँ पे डील करेंगे, जिसके अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एचटेट के अंदर रिपीटेड हैं वो, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो करें स्टार्टअप किसके साथ बच्चे, हमारा जो 58 क्वेश्चन है उसके साथ हम स्टार्टअप करने वाले हैं। करें शुरू। देखो भाई, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, इनको साफ कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि जो बाकी चीज़ें लिखनी है वो आसानी से लिखी जा सके। देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है, अब यहाँ दोबारा देख लेते हैं। द नंबर ऑफ जीनोम्स इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या बनाया बच्चे, 3 एंटीपोडल बना दिए हैं, 2 सिनर्जिड बना दिए हैं, एक एग सेल बना दिया है और एक सेंट्रल सेल बनाते हुए 2 न्यूक्लियस बना दिए हैं। अब उसके अंदर क्या होता है बच्चे, ये एक एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने क्या बताना है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमीट क्या करता है भाई, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और वो क्या दिखाता है, ट्रिपल फ्यूजन दिखा देता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। दूसरा जो मेल गैमीट है वो क्या करता है, एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है, कितने जीनोम इसमें इन्वॉल्व है। अब देखो, ट्रिपल फ्यूजन के केस में क्या होगा, n+2n। ठीक है, मतलब 3 जीनोम यहाँ पे हैं और n जीनोम कहाँ से, एग सेल से, और n ही आया कहाँ से बच्चे, मेल गैमीट से। तो टोटल कितने, 5 जीनोम यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आंसर जो हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल फ्यूजन रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन बिटवीन। अब ट्रिपल फ्यूज़न किस किस की फ्यूज़न से बनता है वो हमें बताना है जी। ठीक है, तो हमने अभी बताया ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होता है, एक तो हमारा मेल गैमीट होता है, ठीक है, मैच्योर मेल गैमीट, प्लस साथ में 2 हमारे क्या होते हैं बच्चे, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये मिल करके जब फ्यूज़ करते हैं तो तीनों की फ्यूज़न हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न का नाम देते हैं। अब हमसे यही पूछा गया है किसकी फ्यूज़न से ट्रिपल फ्यूज़न होता है। तो देखो फिर, एग एंड फर्स्ट मेल गैमीट नहीं आएगा, सेकंड मेल गैमीट एंड सेकंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, एग एंड पोलर न्यूक्लियस, एग एंड सिनर्जिड। देखो, सेकंड मेल गैमीट एंड सेकंड न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये कहीं ना कहीं क्या है, सुटेबल आंसर यहाँ पे बैठ रहा है जी। समझ आई बात। देखो, सेकंड मेल गैमीट जो है हमारा वो, और उसके साथ साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर उसको हम बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, जब फ्यूज करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब देखो फिर थर्ड क्वेश्चन, द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन द प्लांट्स शोइंग डायरेक्ट पोलिनेशन। अब डायरेक्ट पोलिनेशन में क्या होगा, देखो, जब हम क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स को डायरेक्टली किसके साथ मेटअप करवा रहे हैं, ओव्यूल्स के साथ। किसके साथ, ओव्यूल्स के साथ, उसको हमने क्या बोला, डायरेक्ट पोलिनेशन। ठीक है, अब उसके अंदर हमें किसकी प्लॉइडी बतानी है भाई, एंडोस्पर्म की। अब नॉर्मल केसेस में एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता है ना, 3n कंडीशन में बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, डायरेक्ट पोलिनेशन के अंदर, तो वो कैसा नेचर होगा बच्चे, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होगी, ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगी। ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगी तो ट्रिपल फ्यूजन एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो उसका जो नेचर क्या रहेगा, वो n ही रहेगा, हैप्लॉइड ही रहेगा। समझ आई बात। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू बेसल पोर्शन ऑफ न्यूसेलस ऑफ इनटू ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर बेसल पोर्शन के थ्रू क्या हो रहा है बच्चे, अब अगर मैं बेसल पोर्शन की बात करूं तो वो कौन सा एंड है,
चैलेजल एंड है ना, ठीक है। चैलेजल एंड किसका बचे, न्यूसेलस का, वहाँ से क्या हो रही है बचे, एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है, पोलन ट्यूब की, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोरोगैमी बोलेंगे, मीजोगैमी बोलेंगे, चैलेजोगैमी बोलेंगे या एपोगैमी बोलेंगे। तो एपोगैमी का तो यहाँ कोई रोल नहीं है। अब देखो बच्चे, अब अगर एंट्री होती है जर्म पोर से, कहाँ से, जर्म पोर से, तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। अगर मिड से हो रही है तो वो क्या होती है, मीजोगैमी। और अगर चैलेजल एंड से हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजोगैमी। तो आंसर जो हमारा क्या आएगा, वो क्या आएगा, चैलेजोगैमी। इतनी चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए हमें, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एंडोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स फ्रॉम। अब जो एंडोस्पर्म है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, किसके अंदर बच्चों, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। वो किससे डेवलप होता है, कहाँ से डेवलप होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस से, डिप्लॉइड न्यूक्लियस से, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से, टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस से। ये देखो सिंपल सा सवाल है। अब कैसा नेचर होता है भाई, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो वो कहाँ से डेवलप होता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से डेवलप होता है। क्या हमारा, क्या जो हमारा एंडोस्पर्म है वो, ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलप्ड सीड अटैच्ड टू पेरिकार्प बाय। देखो अब एक डेवलप्ड सीड है, वो अटैच्ड होता है किससे बच्चे, पेरिकार्प से। अब एक चीज़ होती है पेरिस्पर्म, जो आउटर मोस्ट आउटर लेयर होती है, आउटर सीड लेयर, उसको मैंने क्या बोला भाई, उसको मैंने बोला पेरिस्पर्म, ठीक है। और पेरिकार्प जो देखो आउटर फ्रूट लेयर, फ्रूट की जो लेयर है उसको मैंने क्या बोला भाई, उसको मैंने बोला पेरिकार्प, ठीक है। पेरिकार्प और पेरिस्पर्म। अब हमसे ये पूछा गया है जो सीड है वो पेरिकार्प से कैसे अटैच्ड होता है, ठीक है। वो रेफे से या हाइलम से या टाइगेलम से या क्रोनेले से किससे अटैच्ड होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो बेसिकली किससे अटैच्ड होता है बच्चे, हाइलम से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड है पर फिर भी हम इसको डील कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, द प्लॉइडी ऑफ एल्यूरोन लेयर इज। अब एल्यूरोन लेयर की प्लॉइडी पूछी गई है, मतलब वो हैप्लॉइड है या फिर वो डिप्लॉइड है या वो ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, या फिर वो टेट्राप्लॉइड है, वो हमसे पूछा गया है। यानी व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एल्यूरोन लेयर, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जी, ठीक है। अब वो हमें ये बताना है, तो वो बेसिकली क्या होते हैं बच्चे, ट्रिप्लॉइड नेचर से होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड, यानी उनकी प्लॉइडी क्या होती है, 3 होती है। प्लॉइडी इज इक्वल टू 3, क्लियर है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म इज। अब एंडोस्पर्म की मदर सेल कौन है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। फर्टिलाइज्ड एग सेल है या फर्टिलाइज सेंट्रल सेल है या सिनर्जिड्स है या एफर्मल सेल्स हैं, ये हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। और देखो बच्चे, अब अगर मैं याद करो, ये एम्ब्रियो से हमने बनाया था, जब 2 सेंट्रल सेल प्लस में एक जो हमारा क्या था, मेल गैमिट, वो फ्यूज कर रहा था, वहाँ से क्या बन रहा था, हमारा एंडोस्पर्म बन रहा था। तो कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म की मदर सेल कौन सी है, सेंट्रल सेल है, और या फिर मेल सेल या मेल गैमीट जो है वो होगा, ठीक है। तो अब मेल गैमीट तो यहाँ कहीं है नहीं, बच गया क्या, हमारा फर्टिलाइज सेंट्रल सेल जो होगी वो हमारी क्या करेगी, मदर सेल का काम करेगी एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो फिर, नंबर ऑफ जीनोम्स इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन के अंदर कितने जीनोम्स की इन्वॉल्वमेंट है, देखो सिर्फ पूछा गया है ट्रिपल फ्यूजन के अंदर। अब ट्रिपल फ्यूजन में देखो एन तो कहाँ से आ गया भाई, एन आ गया जी 1 मेल गैमीट से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। और एन 2n आ गया कहाँ से, सेंट्रल सेल से, ठीक है। अब इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूज़न बनता है। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोम्स कितने आ जाएंगे जी, 3। हाउ मेनी जीनोम्स, 3 जीनोम्स। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब देखो फिर, अब एक कंडीशन पूछी गई है, क्या है वो कंडीशन, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या इस बाइसेक्सुअल फ्लावर को मैं मोनोइसियस बोल सकता हूँ क्या,
बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। मोनोइसियस कंडीशन है, उस मोनोइसियस कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, एंथर्स को रिमूव किया, किस मेथड से, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है जी। अब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन बोलेंगे, सिलेक्शन बोलेंगे, बैगिंग बोलेंगे या एक्मलाइजेशन बोलेंगे। तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे इमैस्कुलेशन, क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। अब हम इमैस्कुलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इमैस्कुलेशन। अब ये क्या है, इमैस्कुलेशन एज एन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का काम करता है। किसका काम करता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इमैस्कुलेशन प्रिवेंट्स। अब ये इमैस्कुलेशन क्या करता है, देखो इमैस्कुलेशन मतलब, अगर मैं पीछे भी हमने बताया, रिमूवल ऑफ एंथर्स, और कहाँ से, फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यही डेफिनेशन थी, ठीक है। अब ये किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये हमसे पूछा गया। प्रिवेंट क्या करता है, डिजायर्ड सेल्फ पोलिनेशन, अनडिजायर्ड सेल्फ पोलिनेशन, डिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन, अनडिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन। देखो बच्चे, अब जो हमें अनडिजायर्ड सेल्फ पोलिनेशन से बचना है, उसके लिए हम इमैस्कुलेशन करते हैं। डिजायर्ड होती तो फिर हम उसको चेंज ही नहीं करते ना, हमारी विल के अकॉर्डिंग वो चीज़ हो रही है, तो फिर हम उसको क्यों चेंज करेंगे। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, बैगिंग प्रिवेंट्स। अब बैगिंग क्या होता है, सबसे पहली चीज़, अब बैगिंग में क्या करते हैं हम, कवरिंग करते हैं। कवरिंग किसकी करते हैं भाई, स्टिग्मा की करते हैं। किस लिए करते हैं, स्टिग्मा की कवरिंग इसलिए करते हैं ताकि अननोन, जो हमारा कोई भी अननोन पोलन ग्रेन जा करके अटैच ना हो, और अटैच नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बच्चे, ताकि डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, डिजायर्ड जो है पोलन ग्रेन्स वो ही अटैच हो सकें, ठीक है, और डिजायर्ड टाइप ऑफ पोलिनेशन यहाँ पे हो पाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। अब हमें ये बताना है कि बैगिंग किससे प्रिवेंट करता है, डिजायर्ड सेल्फ पोलिनेशन से, डिजायर्ड तो नहीं होती है, इनडिजायर्ड सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, डिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन, अनडिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब जो अनडिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग। जब अनडिजायर्ड सेल्फ पोलिनेशन करते हैं तो इमैस्कुलेशन, अनडिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं तब क्या करते हैं, बैगिंग। दोनों का रोल समझ आया या नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। हमारी एग्रीकल्चर का बेस क्या है, सीड्स। ऑब्वियस सी बात है, सीड ही नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगी, ठीक है। तो हमारा जो बेस है वो क्या है, सीड, ठीक है। द लार्जेस्ट सीड इज सीन इन। अब सबसे बड़ा जो सीड है वो किसके अंदर देखा जाता है, तो वो डबल कोकोनट के अंदर देखा जाता है जी, किसके अंदर, डबल कोकोनट के अंदर, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट वायबल सीड इज सीन इन। अब पहली बात आएगी बच्चे, वायबल सीड। वायबल सीड दैट मीन्स एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, टू जर्मिनेट, उसको हमने क्या बोला था बच्चे, वायबिलिटी, ठीक है, उसको हमने वायबिलिटी का नाम दिया था। इतनी बात क्लियर थी। अब हमसे पूछा गया है ओल्डेस्ट वायबल सीड कौन सा है, लुपिनस आर्क्टिक्स है, लोडोसिया मालडीविसिया है, या फोनिक्स डक्टाइलिफेरा है, या कोकोस न्यूसिफेरा है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर जो आएगा वो लुपिनस आर्क्टिक्स है, जो एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी को केयरफुली एग्जामाइन किया है तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है जी। आप सॉल्व बहुत जल्दी कर सकते हैं और अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वीक पॉइंट आपका क्या है, किस लेवल पे आप अपने आप को खड़ा हुआ देखते हैं, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है, 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड इज रिकॉर्डेड इन। अब 2000 ईयर्स से जो वायबल सीड है वो कौन सा है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, अब वो लुपिनस आर्क्टिक्स है, या लोडोसिया मालविडिसिया है, या फिर फोनिक्स डक्टाइलिफेरा है, या कोकोस न्यूसिफेरा है। तो जो फोनिक्स डक्टाइलिफेरा है उसके अंदर ये वायबिलिटी पीरियड देखा जाता है, यहाँ से ये याद रख सकते हैं। सीड वायबिलिटी ऑफ लुपिनस आर्क्टिस इज, ठीक है, लुपिनस आर्क्टिस की कितनी वायबिलिटी, तो वो 10,000 ईयर्स तक सरवाइव कर सकता है। देखो लुपिनस आर्क्टिक्स की कितनी है,
10,000 ईयर। 2,000 ईयर्स किसके लिए थी, देखो ऊपर किसके अंदर था, फोनिक्स डक्टाइला फेरा के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार स्पीसीज के ऊपर भी पूछ लिया जाता है। अब देखो फिर, द पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन विच इज थिक, पोलन ग्रेन का वो पार्ट थिक है, रिजिड है, विद वेरियस ऑर्नामेंटेशन एंड चीफली इज मेड अप ऑफ, जो क्या है बच्चे, थिक भी है, रिजिड भी है, अलग अलग स्ट्रक्चर से बना होता है, वो एक्चुअल में किस कंपोनेंट क्या है, सबसे पहली बात हमें यही पता होना चाहिए। तो वो कंपोनेंट क्या है, वो उसकी आउटरमोस्ट लेयर, क्या है भाई, आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, उस आउटरमोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, उस आउटरमोस्ट को लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। और वो एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। ठीक है, अब वो स्पोरोपोलिनिन की तो बनी होती है, लेकिन जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और उस जर्म पोर से क्या निकल के आती है, पोलन ट्यूब। तो इस तरीके से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली कर सकते हैं। देखो स्पोरोपोलिनिन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपने देखा कि 5 से 6 टाइप्स के क्वेश्चन उसी एक सिंगल स्पोरोपोलिनिन से पूछे गए हैं, और हर बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस किस तरीके से लैंग्वेज में चेंज करके पूछा जा रहा है, बट आंसर वही सेम स्पोरोपोलिनिन है। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ डिहाइसेंस बिटवीन पोलन सैक रिप्रेजेंट, देखो लाइन ऑफ डिहाइसेंस किसके बीच में, पोलन सेक्स के बीच में, वो रिप्रेजेंट करती है किसको, एंडोथीसियम को, थिक्का को, स्टोमियम को, या कनेक्टिव को। ये हमसे पूछा गया है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे, स्टोमियम को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस टू अवॉइड ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, देखो वो आउटब्रीडिंग डिवाइस जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, जिसमें ऑटोगैमी को भी क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, जिटोनोगैमी को भी रिमूव कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा है। अब उसमें क्या है, डिक्लाइनी विद मोनोइशियस कंडीशन, डिक्लाइनी विद डाइसियस कंडीशन, थर्ड क्या है आर्कोगैमी, और फोर्थ क्या है सेल्फ स्टर्लिटी। तो देखो जब डाइसियस कंडीशन के अंदर डिक्लाइनी हम शो करेंगे, तो उसके अंदर ये मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी को भी रिमूव कर सकते हैं और जिटोनोगैमी को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ फॉलोइंग। अब हमसे ये पूछा गया है एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें क्या बनाना चाहिए, मेल गैमेट्स बनाना है। तो किस पार्ट में डिवीजन होगा कि मेल गैमेट्स बन जाएं, माइक्रोस्पोर में होगा, वेजिटेटिव सेल में होगा, जनरेटिव सेल में होगा, या पोलन मदर सेल के अंदर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वो किसके अंदर होता है बच्चे, जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जब क्या हो जाती है बच्चे, 2 मेल गैमेट बना देती है, ठीक है, बिफोर एंट्री इनसाइड द, जब शेडिंग हो रही है पोलन ग्रेन की, उससे पहले अगर उनके अंदर डिवीजन हो जाता है तो वो क्या है, 3 सेल्ड कंडीशन बनाती है। और बिफोर शेडिंग अगर डिवीजन नहीं होता है तो वो क्या होती है, 2 सेल्ड कंडीशन होती है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जो सेल डिवाइड होती है वो क्या होती है, जनरेटिव सेल। ठीक है, और जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है वो कौन सी होती है, वेजिटेटिव सेल। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलेक्ट ए सेल शोइंग इनिशियली बाइन्यूक्लिएट हैप्लॉइड, बाइन्यूक्लिएट है बट हैप्लॉइड है, लेटर यूनिन्यूक्लिएट, बाद में एक यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है, बट कैसी हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है, एंड यूनिन्यूक्लिएट ट्रिप्लॉइड कंडीशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो पहले क्या थी, बाइन्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस हैं जी 2, और कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड, कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड। ठीक है, अब बाद में वो क्या हो जाती है, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट होगी तो मतलब न्यूक्लियस हो गया 1, और कंडीशन क्या होगी 2n। और जब वो यूनिन्यूक्लिएट रह जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट ट्रिप्लॉइड कंडीशन में चली जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, अब उस सेल को हम कौन सी सेल बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे, नहीं जी एग सेल नहीं होगी, सिनर्जिड नहीं होगी, एंटीपोडल सेल नहीं होगी, बच गई क्या हमारी सेंट्रल सेल। क्योंकि देखो बाइन्यूक्लिएट कंडीशन थी स्टार्टिंग में और एप्लॉइड होते हैं, ठीक है, बाद में क्या हो जाती है, यूनिन्यूक्लिएट हो जाती है, बट 2n कंडीशन में चली जाती है। जब फ्यूजन होता है तो फिर वो क्या बना लेती है, यस, फिर वो क्या बना लेती है, वो हमारी एंडोस्पर्म बना लेती है, तो उसमें कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रिप्लॉइड हो जाती है। समझ आई बात,
तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो कितना डेप्थ में ये क्वेश्चन चला गया। बहुत आसान क्वेश्चन था वैसे, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड थी। अगर हम इस स्टेटमेंट हमें समझ आ गई तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो 80 क्वेश्चन है। ईच सेल ऑफ पोलन टेट्राड कंसिस्ट ऑफ 12 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? 12 क्रोमोसोम है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूसेलस सेल ऑफ इट्स ओव्यूल। अब उसके ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ये हमें बताना है जी। अब देखो, अब क्या पूछा है? ओव्यूल क्या न्यूसेलस। न्यूसेलस की कंडीशन क्या होती है? 2n होती है। अब n की वैल्यू कितनी है? 12 है जी। n की वैल्यू 12 है तो 2 इंटू 12, आंसर क्या आ जाएगा? 24। तो न्यूसेलस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 24 होंगे। देखो दोबारा देख लो, सेल पोलन टेट्राड के अंदर बता रखे हैं, मतलब ठीक है। अब यानी मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, तो वो मेल गैमीट कितना है बच्चे? 12 क्रोमोसोम है। एन की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई। अब हमसे पूछा है न्यूसेलस सेल की वैल्यू, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। तो न्यूसेलस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2n होती है। n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 12 है, तो 12 टू ज़ा 24। आंसर क्या आ जाएगा जी हमारा? 24। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 क्वेश्चन। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज डाइथिकस स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 10 पोलन मदर सेल्स। कितने पोलन मदर सेल्स हैं? 10 पोलन मदर सेल्स हैं। ठीक है जी। व्हाट कुड बी द पोलन प्रोड्यूस्ड इन फ्लावर इफ इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमन्स। देखो बच्चे, each microsporangium has of a diethecous stamen consist of 10 polar mother cells। कितने polar mother cells हैं? 10। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है टोटल पोलन कितने प्रोड्यूस होंगे फ्लावर के अंदर, अगर उसके पास कितने स्टेमन है? 5 स्टेमन है। अब 5 स्टेमन है, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब 5 स्टेमन यहाँ पे हैं, टोटल मदर सेल कितने हो गए? 50। ठीक है, अब डबल करेंगे तो कितने हो गए? 100। और अगर फिर उसका क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है बच्चे? अगर हम सीक्वेंशियल स्टडी करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 400 इंटू 2, तो टोटल आंसर जो है निकल के आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा बच्चे? 800। कितने जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो हमारे कितने होंगे? पोलन ग्रेन्स, वो 800 प्रोड्यूस होंगे बच्चे। समझ आई बात? ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the plants from the following pair in which former is having single ovuled ovaries and later with many ovuled ovaries। अब हमें पहले वाला तो क्या बताना है भाई? सिंगल ओव्यूल्ड ओवरी है, ठीक है, एक ही ओव्यूल मिलेगा एक ओवरी के अंदर। और सेकंड में क्या है? मैनी ओव्यूल्ड ओवरी। मैनी ओव्यूल्ड ओवरी और सिंगल ओव्यूल्ड ओवरी। ठीक है। अब पेडी सनफ्लावर दिया है, सेकंड पपाया एंड ऑर्चिड दिया है, थर्ड व्हीट एंड ऑर्चिड दिया है, फोर्थ पपाया एंड पेडी दिया है जी। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब जो वीट है ना, वीट के अंदर क्या होता है? सिंगल ओव्यूल्ड ओवरी होती है। ठीक है, और ऑर्चिड के अंदर क्या होता है? मैनी ओव्यूल्ड ओवरी होती है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है यहाँ पे सुटेबल आंसर बन रहा है। बोटेनिकल नेम ऑफ कैरेट ग्रास पार्थेनियम, क्या बोलते हैं जिसको? पार्थेनियम बोलते हैं। अब कैरेट ग्रास का रोल क्या है? पोलन एलर्जी कोज करने में रोल प्ले करता है। जो पोलन एलर्जी कोज करने वाला प्लांट है वो क्या है? पार्थेनियम है। उसके फ्लावर्स, उसके पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन एलर्जी कोज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी हम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। The pattern of cell division involved in functional megaspore initially in angiosperm for the development of embryo sac। अब हमें वो पैटर्न बताना है सेल डिवीजन का जिसमें फंक्शनल मेगास्पोर बनता हो। किसके अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर इनिशियल लेवल पे। तो वो माइटोसिस शो करेगा या मियोसिस शो करेगा, या माइटोसिस बिना साइटोकाइनेसिस के शो करेगा, या मियोसिस बिना साइटोकाइनेसिस के शो करेगा। अब देखो, माइटोसिस शो करेगा बट उसके अंदर क्या नहीं होगी बच्चे? साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, ये हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पिक आउट द करेक्ट पेयर ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द फॉर्मल सेल एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ माइक्रोस्पोर। देखो, अब हमें करेक्ट पेयर बताना है जो माइक्रोस्पोर का प्रिकर्सर है पहले वाला पेयर में, वेयर एज द लेटर सेल इज द लास्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक फेज।
और जो लास्ट सेल है मेल गैमेटोफिटिक फेज की वो लेटर सेल में, मतलब दो ऐसी पेयर हमें फाइंड आउट करने हैं जिसमें पहले वाला तो क्या काम करता है, प्रिकर्सर का काम करता है माइक्रोस्पोर में, और जो दूसरे वाला है वो लास्ट स्टेज है, लास्ट सेल है मेल गैमेटोफिटिक फेज की। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। पोलन मदर सेल और मेल गैमीट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है पोलन ग्रेन और मेगास्पोर, थर्ड दिया है आर्कियोस्पोरियल सेल एंड मेल गैमीट, फोर्थ दिया जनरेटिव सेल एंड स्पोरोजेनिस सेल। ये तो नहीं आएगा। अब मेल गैमीट का भी यहाँ ठीक है, लेकिन आर्कियोस्पोरियल सेल का कोई रोल नहीं है। मेगास्पोर तो फीमेल का पार्ट है, तो आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, पोलन मदर सेल। देखो प्रिकर्सर है किसका, माइक्रोस्पोर का, और लास्ट गैमेटोफिटिक फेज का मेल गैमीट ही क्या होता है बच्चे, लास्ट सेल होता है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है 86 क्वेश्चन, ओव्यूल विद 180 डिग्री ऑफ बॉडी कर्वेचर। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। उसको हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। जो एनसीईआरटी में डायग्राम है, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल का। याद रखने के लिए आपको बता दिया है। रेशियो ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 80 सिनर्जिड्स। कितने सिनर्जिड्स हैं भाई, 80, और 60 एंटीपोडल्स इन पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक रिस्पेक्टिवली। अब हमें कितनी मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड होंगी ये हमसे पूछा गया है। सिनर्जिड्स को पैदा करना है और एंटीपोडल्स को करना है, तो वो रेशियो जो निकल के आएगी जो कितनी आएगी, 2:1 निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद माइक्रोस्पोर मदर सेल, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन required respectively that could occur during the formation of 400 male gamete in an angiosperm। अब देखो, अब हमें ये बताना है जी, माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ हम स्टार्टअप कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ। अब हमें कितनी मियोटिक डिवीजन चाहिए होंगी और कितनी माइटोटिक डिवीजन चाहिए होंगी, जिससे क्या हो सके, 400 मेल गैमीट्स पैदा हो सकें किसके अंदर, एक एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो अब देखो कितने टोटल कितना नंबर है, 400 मेल गैमीट्स। कितने हैं, 400। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो मियोटिक डिविजन्स होंगी वो कितनी होंगी बच्चे, 50 होंगी। कितनी, 50। और जो माइटोटिक जो होंगी वो कितनी होंगी बच्चे, 400। तो आंसर जो यहाँ निकल के आएगा 50 एंड 400 निकल आएगा। उसके बाद 89 क्वेश्चन, मदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियोसैक का भी नाम देते हैं, अब एम्ब्रियोसैक कहाँ से बनता है ये हमसे पूछा गया है जी। तो वो बेसिकली किससे बनता है बच्चे, मेगास्पोर से। और मेगास्पोर भी देखो कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में से 3 क्या होते हैं, डीजनरेट, और एक जो हमारा होता है वो क्या बनता है, वो एक जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही हमारा क्या काम करता है, वही मदर सेल का काम करता है। आंसर क्या आ गया, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, उसके बाद देखो जी, क्वेश्चन नंबर 90 आ गया, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस पिस्टिल। देखो मल्टी कार्पेलरी यानी क्या है, नंबर ऑफ कार्पल्स हैं। ठीक है, एपोकार्पस यानी अलग अलग हैं, डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, और पिस्टिल की बात कर रहे हैं, अब वो किसके अंदर होता है, हिबिस्कस में, माइकेलिया में, पेपेवर में, हेलियंथस के अंदर। तो वो बेसिकली किसके अंदर होता है बच्चे, माइकेलिया के अंदर। ये सारा का सारा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने डायग्राम्स अच्छे से किए हैं तो आराम से ये क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिटोफाइट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर। एंजियोस्पर्म्स के जो गेमेटोफाइट्स हैं वो डाइसियस होते हैं, कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, ऑल ऑफ अबव। तो जो देखो ये सारी की सारी बात बिल्कुल सही है। देखो डाइसियस है मतलब यूनिसेक्सुअल है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं और रिड्यूस्ड होते हैं। तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, उसके बाद देखो फिर पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें सही स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जी। ठीक है, अमोंग द एनिमल्स इंसेक्ट आर द डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन है वो कौन दिखाता है बच्चे, इंसेक्ट दिखाते हैं। इन सी ग्रासेस लाइक जूस्टेरा इन्वॉल्व हाइड्रोफिली, पोलन ग्रेन्स आर स्मूथ वॉल्ड, राउंड एंड कवर्ड बाय म्यूसिलेज। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है जी। पॉलिनेशन थ्रू वाटर इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, रिस्ट्रिक्टेड टू 30 स्पीसीज। ठीक है जी,
नेक्स्ट, इन हाइड्रोफाइट्स लाइक वाटर आइसेंड एंड वाटर लिली पॉलिनेशन इज कवर्ड बाय, नहीं ये भी गलत स्टेटमेंट है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। तो जो आंसर निकल के आया है यहाँ पे वो क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of following outbreeding device prevents self-pollination in abutin? Abutilin एक हमें एग्जांपल दे दिया, अब उसके अंदर हमें क्या करना है, आउटब्रीडिंग डिवाइस बताना है जो सेल्फ पोलिनेशन को नहीं होने दे रहा है। ठीक है जी, अब देखो स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड रिलीज ऑफ पोलन डज नॉट शो सिंक्रोनी। ठीक है। सेकंड है सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन प्रमोटिंग ऑटोगैमी एंड अवॉइड एलोगैमी, ये गलत है। एंथर एंड स्टिग्मा आर एट डिफरेंट पोजिशन, ये भी गलत है। जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा ड्यू टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी का ही एग्जाम्पल आता है किसके अंदर बच्चे, एबुटिलोन के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एबुटिलोन के अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो सेल्फ स्टेरिलिटी का आता है। एस्टेट के अंदर ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक पॉलिनेशन बाय मोथ अकर्स इन, देखो सिम्बायोटिक पॉलिनेशन, अब हमने सबसे पहले सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या थी, जिसके अंदर स्पीसीज 1 जो है वो टोटली बेनिफिटेड है स्पीसीज 2 से। ठीक है, और स्पीसीज 2 बेनिफिटेड है स्पीसीज 1 से, मतलब दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड है। अब सिम्बायोटिक पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, किसके अंदर होती है, मोथ के अंदर। ठीक है जी, अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि किसके अंदर होती है, यूका प्लांट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, यूका प्लांट। मोथ एंड यूका का एग्जांपल म्यूचुअलिज्म का भी एग्जांपल है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का भी एग्जांपल है, सिम्बायोटिक पॉलिनेशन का भी हमारा एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एंथर द पोजिशन ऑफ टेपेटम इज इन बिटवीन, देखो एंथर के अंदर पोजिशन पूछी गई है टेपेटम की, तो दोबारा से फिर वही याद रखो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि टेपेटम किसके बीच में है। ठीक है, मिडल लेयर एंडोथीशियम के बीच में, मिडल लेयर एपिडर्मिस के बीच में, एपिडर्मिस एंडोथीशियम के बीच में, मिडल लेयर एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। तो कहीं ना कहीं स्पोरोजिनस टिश्यू और मिडल लेयर के बीच में क्या होती है, हमारी टेपेटम प्रेजेंट होती है। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पोलन वायबिलिटी इज लॉस्ट इन मिनट्स लेस देन आवर इन फॉलोइंग प्लांट। किस प्लांट के अंदर जो पोलन की वायबिलिटी है, एबिलिटी है सर्वाइव करने की, वो ख़त्म हो जाती है मिनट्स के अंदर। रोज़ा में, ग्राउंडनट में, सोलेनम में या ओराइजा के अंदर। ओराइजा के अंदर वीट का एग्जांपल हमने वहाँ पढ़ा था, तो उसके अंदर जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोलन बैंक्स पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है और -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। अब पूछा गया है मॉर्फोलॉजिकली तो वो क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली वो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। उसको हम क्या बोलते हैं, जिटोनोगेमी। क्या बोलते हैं जी, जिटोनोगेमी। आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 98 का जो आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट। अब सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट में पाइजम का एग्जांपल आता है, तो पाइजम एंड लेथरस जो हमारा वो आंसर आ जाएगा सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर। अब इन चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को आप सिर्फ याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ डिहाइसेंस ऑफ मैच्योर एंथर एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ पोलन इज नियर। किसके पास होती है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ठीक है, किसके अंदर, मैच्योर एंथर के अंदर। कब, जब टाइम पोलन के रिलीज की बात आती है, तो वो जो होती है बच्चे वो स्टोमियम के पास होती है। किसके पास होती है, स्टोमियम के पास। ठीक है, अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 101, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो
अब फीमेल गैमीट से क्या बन रहा है बच्चे, एम्ब्रियो बन रहा है, और बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, तो उस कंडीशन को एपोमिक्सिस बोलेंगे, एपोगैमी बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे, या पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। तो वो देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नया एम्ब्रियो बन रहा है ना, नई जनरेशन बन रही है, उसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the pollen tube has to travel relatively longer distance to ensure fertilization of gametes in। अब पोलन ट्यूब को ज़्यादा लंबा डिस्टेंस चलना पड़ता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, किसके अंदर, दतूरा के अंदर, हिबिस्कस के अंदर, जी मेज के अंदर, या पपाया के अंदर, ये हमसे पूछा गया है। तो वो जी मेज के अंदर उसका जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू अदर स्पीसीज। इतनी बात क्लियर समझ आई या नहीं आई? ठीक है जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं क्वेश्चन। लार्जेस्ट फ्लावर इन द नेचर, सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो हमसे पूछा गया है जी, कसकटा है, रेफ्लेसिया है, लोरेंथस है, ड्रेसियाना है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा फ्लावर है वो हमारा क्या है, रेफ्लेसिया है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन हमारी दी हुई है। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। देखो अगर आपने एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को ईजिली पढ़ना पड़ेगा और फिर एनालिसिस करके ही उसको हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एम्ब्रियोसैक जो डेवलप हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आर्किस्पोरियम से। तो यहाँ पे भी आर्किस्पोरियम, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ऑप्शन यहाँ तो खत्म हो गया है। आर्किस्पोरियम से क्या बनता है बच्चे, एमएमसी बनता है। क्या बनता है, एमएमसी। अब यहाँ क्या बना है, मेगास्पोर, मेगास्पोर, यहाँ पे क्या बन गया, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, और उस मेगास्पोर मदर सेल से फिर क्या बनता है, मेगास्पोर। अब यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया, ये मेगास्पोर बन गया, और उससे बाद क्या बनता है, एम्ब्रियोसैक। तो देखो अब जो आंसर आ गया वो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अब दोबारा से इसको याद रखने के लिए देखिए, आर्किस्पोरियम था, आर्किस्पोरियम से क्या बनेगा, एमएमसी, जिसको हमने क्या बोला, मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगास्पोर, मेगास्पोर से क्या बनेगा फिर हमारा एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक का नेचर क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पोलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज। अब जो नॉर्मल पोलीगोनम जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियोसैक कैसा होता है, बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट, टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट, या मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, तो जो उस पोलीगोनम के अंदर होता है वो क्या होता है बच्चे, मोनोस्पोरिक कंडीशन होती है, और 8 न्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है बच्चे, 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, अब देखो फिर द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एम्ब्रियोसैक, उसको देखो उस मूवमेंट के बेसिकली क्या होता है बच्चे, वो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, और वो केमिकल के अगेंस्ट हो रही है। ठीक है, उसके एज ए एक्सटर्नल एजेंट है, वो केमिकल का काम कर रहा है, केमिकल एक इनिशिएटर का काम कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी प्रकार की? देखो बच्चे, इन फॉर्मेशन ऑफ 50 जाइगोट्स मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन इन्वॉल्व विल बी। अब हमें क्या बनाना है भाई, 50 जाइगोट्स बनाने हैं। कितने, 50 जाइगोट्स। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी मियोटिक डिविजन्स चाहिए होंगे, देखो 13 इंटू 4 अगर मैं करूँ तो यहाँ 52 आता है ना। ठीक है, और 50 हमारी क्या चाहिए बच्चे, 50 तो हमें डिविजन्स चाहिए मेल गैमेट के लिए, और 52 ना 13 चाहिए, सॉरी 13 चाहिए मेल गैमेट के लिए, और 50 चाहिए फीमेल गैमेट के लिए। तो अगर मैं 50 + 13 करूँ तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है बच्चे, 63 आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आता है, कितनी डिविजन्स उसको चाहिए, 63 डिविजन्स उसको चाहिए बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद प्लांट डेवलपमेंट बाय ए प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस इन्वॉल्व्स। अब देखो एपोमिक्सिस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्लांट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, लीफ कटिंग से, रूट कटिंग से, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, या फ्यूजन ऑफ गैमेट से। अब एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपोमिक्सिस के अंदर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू प्लांट को। ठीक है, अब द फिनोमिना ऑफ पोलन ट्यूब एंटरिंग द ओव्यूल लिटरली थ्रू द इंटेगुमेंट इज कॉल्ड। अब इंटेगुमेंट्स के थ्रू आ रही है। ठीक है, ना उसने बोला चैलेजल एंड, ना उसने बोला माइक्रोपाइलर एंड, उसने बोला किसके थ्रू, इंटेगुमेंट्स के थ्रू, और वो मैंने आपको बताया था उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मीजोगैमी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमोंग द फॉलोइंग विच वन फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। अब हमसे ये पूछा गया एंडोस्पर्म किससे बनता है, एंटीपोडल से बनता है, सिनर्जिड से बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, या ऊसपोर से बनता है। ठीक है, तो देखो बच्चे अब दोबारा से फिर वहीं आ जाते हैं। हमने क्या लिए थे, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में प्लस में क्या हुआ, एक सेकेंड हमारा क्या आया, मेल गैमेट आया। मेल गैमेट आया प्लस दो सेंट्रल सेल थे, वहाँ से मिलके क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन से फिर क्या बना, हमारा एंडोस्पर्म बना। तो जो फर्टिलाइज सेकेंडरी न्यूक्लियस था, ठीक है, वो जब फ्यूजन कर रहा था, फर्टिलाइजेशन कर रहा था, वहाँ से क्या बना, एंडोस्पर्म बना। तो आंसर जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, फर्टिलाइज सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिससे क्या बनता है बच्चे, हमारा एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेल गैमीट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। अब हमें क्या बनाने हैं, मेल गैमीट्स। किसके अंदर बचे, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। किसकी डिवीजन से बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जनरेटिव सेल की डिवीजन से बनेंगे। तो आंसर जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, जनरेटिव सेल। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है इसी वीडियो के अंदर, पहले भी आया और अब भी फिर आ गया। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट 10 क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना, मे बी आप कहीं ना कहीं गलती जरूर करेंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट ए मेच्योर मेल गैमीट इज डेराइव्ड फ्रॉम पोलन मदर सेल बाय, देखो अब एक क्या है, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट हमें बनाना है। ठीक है, जो डेराइव हो रहा है पोलन मदर सेल से, वो कैसे बनेगा, एक माइटोटिक डिवीजन से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, वो हमसे बताना है। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2 माइटोटिक डिवीजन। दूसरा ऑप्शन जो हमें दिया है वो क्या दिया, 1 माइटोटिक एंड 2 सॉरी 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन। थर्ड बोला है 3 माइटोटिक डिवीजन, और फोर्थ बोला है 1 सिंगल मियोटिक डिवीजन। अब हमें क्या बनाना है, एक मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, कहाँ से, पोलन मदर सेल से। तो उसके अंदर क्या होगा, एक मियोटिक डिवीजन होगी और 2 माइटोटिक डिवीजन होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। अब क्लिस्टोगैमी क्या होता है, देखो जिसके अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होती है, क्लिस्टोगैमी। एक काइंड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन अगर उसको मैं बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा ना। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा, इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी, नहीं डाइवर्सिटी तो आएगी नहीं। सीड डिस्पर्सल इंपॉर्टेंट है, नहीं ये भी गलत है। अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स, ये बिल्कुल सही बात है। ईच विजिट ऑफ पोलिनेटर, नहीं। देखो चाहे पोलिनेटर हो चाहे ना हो, क्लिस्टोगैमी के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होगा, उनको ज़रूरत ही नहीं है पोलिनेटर्स की, मतलब वो ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो ईजिली क्या होगी, उनके अंदर पोलिनेशन होगा ही होगा। और पोलिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सीड सेट भी बनेगा ही बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आई थिंक हो गई होगी। चलो जी, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स आर सेड एट विच स्टेज, 2 सेल्ड में भी हो सकते हैं, 3 सेल्ड में भी हो सकते हैं। ठीक है, यूजुअली एट 2 सेल्ड बट समटाइम्स इट्स 3 सेल्ड, बिल्कुल सही। जो एग्जैक्ट बता रहे, देखो दोनों ऑप्शन सही थे, बट जो थर्ड ऑप्शन है वो दोनों को ही कवर कर रहा है। तो जो बेस्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद पोलर न्यूक्लियाई। मेल गैमीट किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है जी, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओव्यूल्स ऑफ पॉलीपेटले कैन बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स। पॉलीपेटली कंडीशन के अंदर ओव्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है तो वो कैरेक्टर्स कौन से रिप्रेजेंट करेगा, ये हमसे पूछा गया है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ईच ऑफ लोक्यूल, ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा। अरेंजमेंट ऑफ लोक्यूल्स ऑन प्लेसेंटा, ये भी नहीं। साइज ऑफ ओक्यूल सॉरी ओव्यूल्स, नहीं। नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स इन एन ओव्यूल, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, अब उसके बाद देखो। How many megaspore mother cells are required in polygonum for the formation of 100 eggs? अब हमें 100 eggs क्या करना है बच्चे, 100 eggs प्रोड्यूस करने हैं। अब eggs कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक डिवीजन चाहिए होगी, ठीक है, और एक एग प्रोड्यूस होगा, तो कितने एग प्रोड्यूस करने हैं, 100 करने हैं, तो डिविजन्स कितनी होंगी बच्चे, 100। ठीक है, उसके बाद देखो फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, जो एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा वो इन्फ्लोरेसेंस है या फ्लावर है या फ्रूट एंड सीड्स हैं या फिर ऑल ऑफ अबो हैं। तो देखो बच्चे, जो फ्रूट एंड सीड्स हैं वही क्या हैं, वो एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये इन बिटवीन प्रोडक्ट हैं, फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, उसके बाद देखो। इफ ए लीफ सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट
has 40 chromosomes. The chromosomal number present in alluron layer, fertilized egg and secondary nucleus nucellus. ठीक है जी, अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि लीफ सेल हमें दी हुई है, ठीक है, सेल दिया हुआ है एंजियोस्पर्म प्लांट का, तो सेल के अंदर कंडीशन क्या होगी बच्चे, 2n होगी, 2n हमारी है 40, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20। अब हमसे पूछा गया है एल्यूरोन लेयर, फर्टिलाइज्ड एग और सेकेंडरी न्यूसेलस। एल्यूरोन लेयर, फर्टिलाइज्ड एग, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड न्यूसेलस, सॉरी ये चौथा है, ठीक है। अब हमें इन चारों की जो नंबर है क्रोमोसोम का वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही बात पूछी गई है, ठीक है। अब देखो एल्यूरोन लेयर जो होती है वो क्या होती है, 3n स्टेज में होती है, किस में होती है, 3n में। फर्टिलाइज्ड एग जो होती है वो 2n में होती है। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो भी 2n स्टेज है, और न्यूक्लियस जो होता है वो भी 2n स्टेज है। तो बहुत आसान है, n की वैल्यू यहाँ क्या है 20, 3n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 60, यहाँ पे क्या आ जाएगी 40, यहाँ पे क्या आ जाएगी 40, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 40। तो आंसर क्या आ जाएगा जी 60 40 40। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो सेल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 2n स्टेज है। उसके बाद देखो बच्चे, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एंजियोस्पर्म इन, देखो ये क्वेश्चन 11th क्लास से है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर लाइफ साइकिल पूछा जाता है तो वो क्या है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। कैसा होता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिगार्डिंग विविपेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। इट इज स्ट्रेटजी फॉर लोअरिंग स्ट्रेस इन एनवायरनमेंट, गलत है बिल्कुल। Seeds have no dormancy and has shown precocious germination, बिल्कुल सही है। Seedlings formed on parental plant itself, बिल्कुल सही है। It is formation of young plant on new sporophytic generation on sporophyte of parent generation, बिल्कुल सही है ये भी। तो बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, देखो फिर पोली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट इन। अब पोली एम्ब्रियोनी कौन कौन दिखाता है ये हमसे पूछा गया। सिट्रस दिखाता है, ठीक है, मैंगो दिखाता है, एलियम दिखाता है, या फिर ओलोफोगो। तो ये जो सारे के सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो पोली एम्ब्रियोनी दिखाते हैं, ठीक है जी। अब देखो अभी हमने कितने क्वेश्चन किए, हमने क्वेश्चन किए 122, कितनी वीडियोस के अंदर किए, 2 वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब हमें ये एनालिसिस करना है, जो बच्चे 100+ का स्कोर कर रहे हैं उनको एक सिंगल रिवीजन का काम करना है। मतलब एक सिंगल रिवीजन उनके लिए काफ़ी है, किसकी, एनसीईआरटी की। बट जिनका स्कोर 100 से बिलो जा रहा है उनको एटलीस्ट 3 रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। 3 रिविजन्स कीजिए, फिर से क्वेश्चन कीजिए। आपका स्कोर अगर 110 से ज़्यादा आ रहा है फिर आपको एक सिंगल की और रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आप जब 120 या 120 के नियर बाई आप स्कोर कर रहे हैं तब जाके उस चैप्टर को आप क्लोज कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चंस हैं बहुत इजी, अगर आप यहीं से ये क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड आए, वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर चांसेस जो है आपके सिलेक्शन के वो कम हो जाते हैं, ठीक है। होपफुली ये जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आप इनको ईजिली रिलेट कर पाए होंगे कि हाँ ये हमारे साथ। अब यहाँ से देखो इस चैप्टर से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है किसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आए वो किसके ऊपर आए, स्पोरोपोलिनिन के ऊपर आए। कितने क्वेश्चन हमने स्पोरोपोलिनिन के ऊपर देखे। उसके अलावा अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो आए हैं वो किसके ऊपर आए, पोलिनेशन से आए, ठीक है। और पोलिनेशन में भी फिर एग्जाम्पल्स जो मेनली रोल प्ले कर रहे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। उसके अलावा अगर हम लास्ट में आकर के देखें तो सीड से भी, सीड के लेयर के ऊपर से एम्ब्रियो से क्वेश्चन, एम्ब्रियो से एग कैसे बन रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन हमने देखने को मिले। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा पार्ट हमारा डोमिनेटिंग है या स्कोर कहाँ से आ सकता है। अब देखो जो बोटेनिक का अगर मैं एचटेट के डिवीज़न की बात करूं तो जो बॉटनी वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं प्रेफरेंस उनको
एक तरीके से मिल रही है। कैसे? बॉटनी का जो पोर्शन है वो 35 क्वेश्चन स्कोर कर रहा है और जो जूलॉजी का पोर्शन है वो 25 क्वेश्चन। अब देखो सीरीज़ क्या है, सीरीज इस तरीके से है 31 से 35 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं किसके, बॉटनी के, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जूलॉजी के तो वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 25 से 30 तक चले जाते हैं। तो ये एक लेवल मैं बात यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है 32 क्वेश्चन आ रहे हैं बॉटनी के, कई 33 आ रहे हैं, वो नंबर बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू 30। तो अगर आप बात करोगे, अब बात कर लेते हैं 40 क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास 11 से आ रहे हैं और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास 12 से रिलेटेड आ रहे हैं। अब देखो लेवल वो मैच नहीं करता है। कई बार हम ये बोल देते हैं फिजियोलॉजी का क्वेश्चन, अब फिजियोलॉजी 11th में भी आती है, फिजियोलॉजी ग्रेजुएशन में भी आती है और फिजियोलॉजी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। अब वो लेवल एग्जामिनर सेट करता है, ना हम सेट कर सकते ना आप सेट कर सकते। बट अगर हमें बेसिक्स क्लियर है तो हम उसको ईजिली कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो एक ये एलिमिनेशन मेथड से हम कहीं ना कहीं उसके पास तक जा सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो वो कैसे कवर कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजिकली हम कवर कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद बायोबीट्स।